हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो। मानना पड़ेगा, अपने देश की मिट्टी के होने की वजह से या फिर जो भी हो, अपने घर के खाने में अलग स्वाद ही मिलता है। नाश्ते के बाद अमरेंद्र जी ने नाश्ते की खुलकर तारीफ करते हुए कहा, हाँ तो मिलेगा ही ना देवर सा। पहली बात तो आज हमारी बहू ने खुद से अपने हाथ से सब कुछ बनाया है। उसके बनाने का ढंग देखकर तो मैं बिल्कुल चकित रह गई हूँ। एक हमारी अभिज्ञा लाडली है, जिन्हें ढंग से आटा गूंथना नहीं आता, और वहीं जिंदगी इनसे छोटी होकर सब कुछ बना गई। अकेले ही सारा काम किया है। वो तो मैंने जबरदस्ती उसके हाथ से लेकर कुछ कुछ मदद की है, वरना वह अकेले ही सब कर जाती। अब दूसरी बात, भगवान जाने कितने सालों के बाद आज पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर है। दामिनी जी ने खुश होते हुए कहा, ये बात तो सही कह रही हो। आज अमरेंद्र को भी अपने साथ बैठे हुए देखकर तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि अपना सत्यम इतना बड़ा हो गया है। कितना छोटा सा था। प्रेम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बात तो आप दोनों की बिल्कुल सही है भाभी सा और भाई सा, पर अभी भी परिवार पूरा कहाँ है। शिद्दत से शमशेर भाई सा की कमी महसूस हो रही है। अगर आज वहां पर रहते तो अपनी बहू की पहली रसोई पर जाने कितना खुश होते। निश्चित फिर एक भंडारे का आयोजन हो जाता। दामिनी जी और प्रेम की बात पर अमरेंद्र जी कुछ अफसोस में गिर गए थे। अरे भाई सा नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद तो सदैव अपने परिवार पर बना हुआ है। वो जहां भी होंगे आज पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश होंगे। मैं तो बस अपने साहिर को देखकर ही खुश हो लेता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि भाई सा बैठे हैं, इसलिए तो भाई सा की कुर्सी मैंने अपने साहिर के लिए ही छोड़ रखी है। किसी को भी वहां बैठने की इजाजत नहीं, प्रेम ने कहा। शमशेर सिंह राणा की मौत के बाद प्रेम ने कभी भी उनकी कुर्सी नहीं संभाली। ऑफिस तो क्या, घर के डाइनिंग टेबल पर भी उसने सेंटर चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था, जबकि राजमाता भी यह चाहती थी कि प्रेम खुद इन चीजों को संभाले, लेकिन प्रेम ने सिरे से इनकार कर दिया था। उसने साहिर को योग्य बनाया कि वह घर और बाहर दोनों जगह उनकी कुर्सी संभाले, और हमेशा शमशेर सिंह राणा की तरह ही साहिर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा रहा, और आज तक एक मजबूत साहिबान की तरह उसके पीछे खड़ा था। ये बात सारा घर परिवार से लेकर बिजनेस कॉर्पोरेट सब जानते थे। प्रेम की इस बात पर सत्यम ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और खुलकर मुस्कुरा दिया, और शायद कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन मौके और हालात को देखकर चुप रह गया। बात तो सही कह रहे हैं आप, भाईसा की जगह पर साहिर ने अच्छी तरह से सारा काम संभाल लिया है। अमरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदगी। सबको उठते हुए देखकर दामिनी जी ने जिंदगी को आवाज लगाई। जी काकी सा। जिंदगी अपना हाथ पोंछते हुए रसोई घर से बाहर आई। देखो, ये तुम्हारा नेग रखा हुआ है, अभी के अभी यहाँ से हैंड ओवर कर लो, वरना इस लड़की का कोई भरोसा नहीं। दामिनी जी ने अर्जुन की तरफ टावल बढ़ाते हुए कहा। दामिनी जी की बात सुनकर जिंदगी मुस्कुरा दी। वही पैसे गिनते हुए अभिज्ञा के हाथ रुक गए। मैंने कब कहा कि मैं ये पैसे रखने वाली हूँ, मैं तो बस गिन रही थी। अभिज्ञा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख लीजिए, बाद में हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, तब 50-50 कर लेंगे। जिंदगी खुश होते हुए बोली। अरे जियो मेरी भौजाई। जिंदगी की बात सुनकर अभिज्ञा एक जोरदार नारा लगाते हुए जिंदगी की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाली। लो कर लो बात, मैं इसे इसका पूरा हक दिलवाना चाहती थी, तो ये पहले ही उसमें आधा आधा करवा रही है। तुमने रसोई बनाई है तो ये तुम्हारा हुआ ना,
दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली। वो अभिज्ञा को इसमें से एक पैसा भी नहीं लेने देती, लेकिन इस तरह से अपने चीजों में अभिज्ञा को भी हिस्सा देने वाली बात सुनकर जिंदगी की बात उन्हें बहुत पसंद आई थी। परिवार में इसी तरह से ही प्रेम बढ़ता है। ये चीजें दामिनी जी सहित सब समझते थे। जिंदगी का यही निश्चल स्वभाव तो पूरे परिवार को खुले दिल से पसंद था। उससे क्या होता है काकी सा, अगर मैंने बनाया है तो अभिज्ञा बाईसा ने खिलाया भी तो है, वरना मैं तो किचन और यहाँ पर ऐसे ही परेशान हो जाती। इसमें आपका भी हिस्सा बनता है, जिंदगी ने कहा। उद्धरण चिन्ह। मम्मी को तो देने के बारे में सोचना भी मत, बल्कि अभी तो उनसे हमें और लेने हैं। आप भी जब नाश्ता करेगी तो नेग निकाल कर रख दीजिएगा। अभिज्ञा ने दामिनी जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ ले लेना, दामिनी जी हंसते हुए बोली। पर मैं जो चीज़ अपनी बेटी को दूंगी उसमें तो तुम चाह कर भी हिस्सा नहीं ले सकती, दामिनी जी ने राजदारी के साथ कहा। ऐसा क्या देने वाली है आप, जिसमें कि मेरा हिस्सा नहीं बनेगा? अभिज्ञा सोच में पड़ गई। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम तो बस लेने के लिए ही बैठी हो। कब से कह रही हूँ तुम्हारे पापा को कि एक ही बार सब ले देकर इसको क्यों नहीं सर पर से हटाते हैं, पर यह है कि एक मेरी बात सुनते ही नहीं। लगे हाथ दामिनी जी ने अभिज्ञा को घर से बाहर करने का रास्ता भी दिखा दिया। दामिनी जी की बात पर डाइनिंग टेबल पर एक जोरदार हंसी का ठहाका गूंज उठा। वह अभिज्ञा का मुंह बन गया। किस मॉल में चलना है? अर्जुन ने जिंदगी से पूछा। अब तो रहने दीजिए भाई साहब, हाथ तोड़कर बैठे हैं और चलना है पूछ रहे हैं। अभिज्ञा ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। अरे हाथ तोड़कर बैठा हूँ, पैर तोड़कर नहीं। चलना पैर से होता है, हाथ से नहीं। कम से कम तुम्हारा कुली बनने से तो बच जाऊंगा। अर्जुन हंसते हुए बोला। पता है मुझे कि चलना पैर से होता है, लेकिन बात यहाँ कुली बनने की नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्यों साथ जाना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपकी उस नियत में मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। साहिर भाईसा ने जो गिफ्ट दिया है उससे अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो भाभी सा, साहिर भाईसा ने तुम्हारे को क्या दिया है? अभिज्ञा ने गाड़ी की चाबी जिंदगी के आगे लहराते हुए कहा। गाड़ी की चाबी देखकर जिंदगी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए साहिर की तरफ घूरते हुए देखा। लेकिन साहिर जीत अंदाज में मुस्कुरा दिया। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। जिंदगी में आंखों ही आंखों में साहिर को जताया। मोस्ट वेलकम। साहिर के होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। क्या हुआ भाभी सा, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया? बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांड की लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है। अभिज्ञा खुश हो रही थी। गाड़ी लेकर क्या फायदा जब गाड़ी चलाना ही नहीं आता? मुझे पता था कि ये मुझे कुछ ऐसा ही देंगे जो कि मेरे किसी काम लायक नहीं होगा। आप ही यह रख लीजिए, जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा। गाड़ी चलाना कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। नहीं आता तो हम खुद अपनी बेटी को सिखा देंगे, पर इस गाड़ी पर फर्स्ट ड्राइविंग हमारी बेटी की ही होगी। प्रेम ने जिंदगी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। प्रेम की बात सुनकर जिंदगी के चेहरे पर 1000 वॉट का बल्ब रोशन हो गया। वही साहिर मुस्कुरा दिया। चलो अब सब अपने अपने काम पर निकलते हैं, मुझे ऑफिस जाना है। तुम आज घर पर आकर ही आराम करो। जो जो गेस्ट आज निकलने वाले हैं उनकी विदाई भी करनी है। घर का आप संभाल लेना, बाकी ऑफिस का मैं देख लूंगा। अर्जुन अपने चेयर पर से उठते हुए साहिर से बोला। अर्जुन की बात सुनकर साहिर ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन सत्यम सोच में पड़ गया था। तब क्या सोचा है तुमने?
कब से ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो? कुछ देर के बाद सत्यम ने साहिर से पूछा। सत्यम की आवाज सुनकर अर्जुन के सीढ़ियों के तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। वह वापस लौटकर आ गया था। अर्जुन को वापस लौटा हुआ देखकर सत्यम और चिढ़ गया था। सत्यम के सवाल पर साहिर कुछ देर के लिए ठिठक गया था। वही अर्जुन के चेहरे पर चिढ़ की नस खींच गई थी। उसकी जरूरत ही क्या है? ऑफिस तो मैं जा ही रहा हूं ना। इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि वो कब से ऑफिस ज्वाइन करेगा? जवाब अर्जुन की तरफ से आया था। तुम क्या उसके पीए हो क्या, जो हर बात पर टपकते चलते हो? साहिर के बदले अर्जुन से जवाब पाने के बाद और उसमें भी जवाब में इतनी लंबी चौड़ी दलील सुनने के बाद सत्यम ने अपनी चिढ़ छुपाने की कोई जरूरत नहीं समझी थी। तो तुमको क्या इसमें शक लगता है? हाँ हूँ मैं, अपने भाई का पीए। अर्जुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इन दोनों की आवाज़ अच्छी खासी तेज थी, जो कि डाइनिंग एरिया से होते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच रही थी। सत्यम और अर्जुन कुछ इस तरह से आमने सामने बोलते हुए देखकर प्रेम जी और अमरिंदर जी, जो कि अब सब की विदाई की तैयारियों में लगने जा रहे थे, वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चले आए। यह क्या हो गया है इन दोनों को? प्रेम जी ने अमरिंदर जी की तरफ देखते हुए कहा। अमरेंद्र जी ने इनकार में सर हिला दिया, जैसे उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। इधर सत्यम की बात पर जहां अर्जुन चिढ़ा हुआ था, साहिर उलझा हुआ था, वहीं पर सत्यम के चेहरे पर एक इत्मीनान पसरा हुआ था। उसने समझते हुए होठ गोल किए। मुझे तो लगता था कि तुम भाई सा के छोटे भाई हो, पर आज पता चला कि तुम भाई सा के पीए हो। इसमें पता चलने की क्या बात है? जब तुम्हारा जनरल नॉलेज इतना कमज़ोर है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन इतना मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ कि मैं अपने भाई साहब के लिए कुछ भी हूँ। इनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्जुन आगे बोलते जा रहा था। अर्जुन, प्रेम जी ने अर्जुन को आवाज दी। वो नहीं चाहते थे कि दोनों भाइयों के बीच में कोई बहस ही या फिर झगड़ा हो। प्रेम की आवाज पर अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। प्रेम ने आंखों के इशारे से उससे आगे बोलने से मना किया और वापस अपने कमरे की तरफ जाने को कहा। गहरी सांस छोड़ते हुए अर्जुन चुप रह गया। जा रहा हूँ, अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला और उसने वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे ले लिए। हाँ हाँ जाओ, लेकिन इतना जान लो कि ऑफिस में आज जरूरत राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की है, पीए की नहीं, सत्यम ने पीछे से कहा। सत्यम, वह तुम्हारा छोटा भाई है। अब अमरिंदर जी ने भी सत्यम को डांटते हुए कहा। डैड, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि वो मेरा छोटा भाई है, तो छोटा बनकर रहे ना, बड़ा बनकर हमेशा सर पर क्यों सवार रहता है? सत्यम बिगड़ते हुए बोला। मैं तुम्हारे सर पर सवार नहीं रहता, तुम भाई सा को टारगेट करते हो, अर्जुन ने जवाब दिया। व्हाट? चोट हाथ में लगी है पर लगता है कि दिमाग गायब हो गया तुम्हारा। अर्जुन के इतने सीधे जवाब पर सत्यम उछल गया था, लेकिन अगले पल उसने खुद को संभाल लिया था। मेरा दिमाग हमेशा मेरे पास ही रहता है, तुम ज्यादा दिमाग वाले मत बनो। ज्यादा दिमाग वाले ज्यादा गलतियां करते हैं, अर्जुन ने कॉलर ऊपर करने वाले अंदाज में कहा। सत्यम ने अफसोस से अपना सर हिला दिया, लेकिन हार मानने वालों में से तो वह भी नहीं था। ये तुम्हारी सोच का अंतर है। पहले तुम भाई सा के अकेले छोटे भाई थे और अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें अपनी जगह खतरे में मालूम पड़ रही है, इसलिए तुम भाई सा पर अपना अधिकार जमाना चाहते हो। सत्यम ने अर्जुन को सीधा चोट दिया। मैं अधिकार नहीं जमाना चाहता, बल्कि मेरा अधिकार है, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरी जगह कोई टेम्पररी नहीं है कि कोई भी कहीं से प्रकट होता हुआ आएगा और आकर छीन ले जाएगा, अर्जुन ठोस अंदाज में कहा।
मैं कहीं से प्रकट होता हुआ नहीं आया, बल्कि इसी घर का हूँ। इस चीज को याद रखना, और तुमसे पहले इस दुनिया में आया हूँ तो तुमसे पहले मेरा अधिकार है। तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सत्यम ने भी बराबर जवाब दिया। हाँ तो भाईसा के छोटे भाई बनकर रहो ना, उनको टारगेट क्यों करते हो? साहिर भाईसा, अगर सीधा टारगेट करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अर्जुन ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। कितनी बार कहूं कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। जाकर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो, और अगर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कहना। मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, सत्यम ने जताते हुए कहा। रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, अर्जुन ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा। पर मुझे तो है ना, सत्यम ने बराबर कहा। पहले मैं तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ कर देता हूँ, उसके बाद ही न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले चलूंगा, सत्यम ने चढ़ाते हुए कहा। देख लो, ये ज्यादा हो रहा है, अर्जुन ने अपनी बाएं हाथ की उंगली को सत्यम की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। और तुमने तो लगता है जैसे बहुत कम किया है, मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए हैं, सत्यम भी तप कर बोला। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं साहिर भाईसा को सीधा क्या उल्टा और हिडन टारगेट नहीं करता, ये बात भाईसा भी जानते हैं। जब मैं भाईसा को नहीं जानता था तभी मैंने इनकी तरफ दोस्ती की का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि मुझे इनसे अपनापन लगता था। ये बात अलग है कि तुम्हें हमेशा ही मुझसे इनसिक्योरिटी फील होती है, इसलिए तुम उस समय भी मुझे भाईसा के साथ आने नहीं देते थे। अर्जुन के सीधे हमले पर सत्यम ने लंबी चौड़ी दलील पेश कर दी थी। ये तुम्हारे सोच की गलती है, ये कचरा तुम्हारे दिमाग में फैला हुआ है, अर्जुन ने कहा। अरे बस भी करो तुम दोनों, मेरे भाईसा, क्या लगा रखा? मैं तुम दोनों का भाई हूँ, किसी के दिमाग में कोई कचरा नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ बैठ जाओ, और सत्यम, तुम भी अपनी जगह पर बैठ जाओ और मुझसे बताओ कि बात क्या है। साहिर ने पहली बार इन दोनों को बीच में रोकते हुए सुलह का रास्ता निकाला। जबकि इन दोनों को आमने सामने इस तरह से लड़ते हुए देखकर जिंदगी के पैर कांपने लगे थे, वो सीधे जाकर साहिर के पीछे खड़ी हो गई थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट मस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।